Hello Bacha Party, I am your physics faculty from school.com and today we are going to start the next lecture of units and measurement. In previous topic, we have to talk about the classification of physical quantity based on their dependency. But today we are going to talk about the classification of physical quantity based on the directional nature. Okay, classification of we are continuously talking about classification of physical quantity, classification of physical quantity. ओके हमने बेटा इसको टू टाइप से क्लासिफाइड किया था। एक हमने इसका क्लासिफिकेशन किया था इसके डिपेंडेंसी के बेसिस पर, डिपेंडेंसी के बेसिस पर, और दूसरा क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल नेचर, based on their directional nature, based on their directional nature. ओके इतनी बात क्लियर है। इस क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल नेचर पर। ओके तो इसके कौन कौन से बेटा टाइप्स है? तो फर्स्ट इज द रेशियो एंड अनदर इज स्केलर एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट वेक्टर एंड नेक्स्ट इज द टेंसर। अगर आप इनके आगे क्वांटिटी मेंशन करना चाहते हैं तो बहुत सही रहेगा बेटा, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट टेंसर क्वांटिटी। ओके इसको रिमेंबर रखिएगा, दीज आर द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसके बेसिस पर? डायरेक्शनल नेचर के बेसिस पर। वन बाय वन करके डिस्कशन करते हैं बेटा। फर्स्ट इज द रेशियो। क्या है? व्हाट इज द रेशियो? अगर आपकी कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी दो सिमिलर क्वांटिटी का अगर रेशियो है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। देन सच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज व्हाट? रेशियो। तो यहां से हम मेंशन करेंगे, आप अपने नोट्स में इधर लिखेंगे बेटा, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी which are ratio of two similar quantities, two similar quantities, two similar quantities are called ratio। कह दो सर फॉर एग्जांपल कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप रेशियो में इंक्लूड कर सकते हैं? फर्स्ट इज द बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने क्लास 10th में जहां पे आपने लाइट स्टडी किया है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो वहां पे आपने स्टडी किया होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं एग्जांपल। ओके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन velocity of light in medium, upon velocity of light in medium। ओके ये फॉर्मूला होता है। दूसरी जो आपकी इस टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में जो क्वांटिटी को इंक्लूड किया जा सकता है, दैट इज द रिलेटिव डेंसिटी। दैट इज व्हाट? रिलेटिव डेंसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? The density of any object in any medium upon density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहां भी इसको भी मेंशन कर देते हैं, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट in any medium, in any medium upon density of water, upon density of water at 4 डिग्री सेल्सियस।
आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, बट कैसे इसको जरा समझाइए, एक्सप्लेन करिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों रेशियो में इंक्लूडेड है, इसको समझिए। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, यानी कि जो आपकी लाइट की वेलोसिटी है वो मीडियम जो है वो एयर है, और दूसरे में कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम कोई भी हो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, उसका डायरेक्शन भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, बट अगर बात करें उसकी यूनिट हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। वेलोसिटी की यूनिट क्या रहेगी बेटा, मीटर पर सेकेंड इन एयर में भी, एंड वेलोसिटी की यूनिट मीडियम में भी, अगर मीडियम में कोई भी लाइट ट्रेवल करती है तो उसकी जो यूनिट है वो क्या रहेगी, मीटर पर सेकेंड। ये कैंसल आउट हो जाएंगे तो कोई भी यूनिट यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहीं पर इसी वजह से हम कह रहे हैं अगर कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी दो सिमिलर क्वांटिटी का अगर रेशियो है, लाइक वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, तो उसको हम किस टाइप्स में इंक्लूड करेंगे, उसको हम रेशियो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में इंक्लूड करेंगे। ये बात हमें समझ में आई कि क्लियरली ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज द बच्चा पार्टी स्केलर। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, ओके, इसको भी बेटा आसानी से समझते हैं। व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या है, ऐसी क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ और सिर्फ केवल मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती, देन सच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज नोन एज व्हाट, then such type of quantity is known as scalar quantity। एंड साथ ही साथ में एक स्पेशलिटी है कि हमेशा ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करती हैं, दैट मींस सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा को, लाइक एडिशन, लाइक सब्ट्रैक्शन, लाइक डिवीजन, लाइक मल्टीप्लिकेशन, इन सभी को फॉलो करती हैं आपकी कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। मेंशन करते हैं फिर विद द एग्जांपल्स इसको समझते हैं। स्केलर क्वांटिटी बेटा दोज क्वांटिटी which have only magnitude, but do not have any direction, is called scalar quantity, is called what, scalar quantity। इतनी बात क्लियर है बेटा। एंड फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल आपका टाइम, मास, वर्क, टेम्परेचर, एनर्जी, these are what, these are the scalar quantity because इनमें मैग्नीट्यूड तो है। लाइक अगर बात करें टाइम की, तो क्या टाइम का कोई डायरेक्शन होता है, नो। आप बोलते हैं कि चलो ठीक है, दिन का ये 12 बजा है, रात का ये 12 बजा है, बट आप इसको ये नहीं बताते कि किस डायरेक्शन में, आप इसका सिर्फ केवल मैग्नीट्यूड बताते हैं। और इसकी खासियत किसके साथ आप कंपैरिजन करते हैं कि डे का 12 है या नाइट का 12 है, ओके। तो दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, इट इज अ स्केलर। मास का कोई भी डायरेक्शनल नेचर नहीं होता है। आप ऐसा करिए, आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को तराजू के ऊपर रखिए, वो 5 केजी का, उसके ऊपर 3 केजी का रखिए, टोटल वेट कितना हो जाएगा, 8 केजी। वो डायरेक्शनल नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, आप चाहे उसको इस डायरेक्शन में रखिए या इस डायरेक्शन में रखिए या इस डायरेक्शन में रखिए, कैसे भी आप रखिए, टोटल मास जो वो बताएगा आपका तराजू, वो 8 केजी बताएगा, बिकॉज इसका भी कोई डायरेक्शनल नेचर नहीं होता है। लाइक अ टेम्परेचर, लाइक अ एनर्जी, ये सभी आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। आगे हम इसका नोट क्लियर कर देते हैं कि इट follow the ordinary rules of algebra, like addition or subtraction, addition or what beta, subtraction, addition or subtraction। अब कह दो सर इसको जरा एक्सप्लेन करो, तो यस समझ लो बेटा। सपोज करो ये आपका कोई भी एक तराजू है, इस तराजू के ऊपर हमने 5 केजी का कोई भी एक ब्लॉक प्लेस किया हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या किया, हमने एक 3 केजी का एक और ब्लॉक प्लेस कर दिया। तो ये जो तराजू है, ये जो टोटल मास बताएगा इस कंबाइंड सिस्टम का या इस कंबाइंड ब्लॉक का, वो कितना बताएगा बेटा, 5 केजी
प्लस क्या 3 केजी, यानी सिंपली हमने इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, इट विल बी इक्वल टू व्हाट 8 केजी। इन द सेम वे अगर दूसरी कंडीशन में अगर हम बात करें, ये आपका सपोज ये आपका 3 केजी का ब्लॉक को अब इसके ऊपर अगर 5 केजी का ब्लॉक प्लेस किया जाए, कितने केजी का बेटा, 5 केजी का, तो यहां से ये जो टोटल मास बताएगा तराजू, दैट विल बी इक्वल टू, अब यहां से क्या हो जाएगा 3 केजी प्लस 3 केजी प्लस 5 केजी, बट इसका भी सम कितने केजी रहेगा, 8 केजी। ये भी बात हमें क्लियर है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं बेटा कि आप कैसे भी प्लेस करिए, चाहे आप पहले 5 केजी को फिर 3 केजी को, या पहले 3 केजी को फिर आफ्टर दैट 5 केजी को, पर टोटल मास कितना आ रहा है 8 केजी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बेटा, ये किसको फॉलो कर रहा है, ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। आप इजीली बोल सकते हो उनके पास मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन नहीं है। किसको फॉलो करती है, सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करती है। नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ क्वांटिटी है डायरेक्शनल नेचर के बेसिस पर, दैट इज व्हाट, that is the vector quantity, one of the important classification of physical quantity. Okay, तो नेक्स्ट में बात करते हैं बेटा, दैट इज व्हाट, दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। बट अगर आप बोले कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी है उसके पास मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, क्या सर वो वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो सर आप परफेक्ट कब बोल सकते हैं कि कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है, तो इसकी जो कंप्लीट डेफिनेशन है वो यहां से निकल के आती है, उसको समझिए। अगर आपकी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होना तो जरूरी है ही, लेकिन एक कंडीशन को फॉलो करना जरूरी है। वो कंडीशन ये है कि वो क्वांटिटी वेक्टर रूल्स ऑफ अलजेब्रा को भी फॉलो करती हो, देन सच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज नोन एज व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। बात समझते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि क्या है वेक्टर अलजेब्रा और कैसे ये फॉलो करती है क्वांटिटीज। ओके, तो यहां पे मेंशन करते हैं इसकी डिफिनेशन बेटा, दोज क्वांटिटी which have magnitude and direction both and follow the rules of vector algebra is called what, vector quantity, is called what, vector quantity। इतनी बात के लिए फॉर एग्जाम्पल लाइक displacement, velocity, acceleration, force. There are the so many vector quantities, but there are the few quantities are mentioned here, like a displacement, like a velocity, like acceleration, like a force. अब बात समझते हैं जरा, ये वेक्टर रूल्स ऑफ अलजेब्रा, ये सब कहानी क्या है। सपोज करिए एक बेटा ये आपका कोई भी एक क्या है ब्लॉक है, दिस ब्लॉक इज प्लेस्ड ओवर अ रफ सरफेस, ये रफ सरफेस के ऊपर प्लेस है। बट यहाँ पर हम फ्रिक्शन की बात नहीं करेंगे, फ्रिक्शन हमने नेग्लिजिबल सपोज कर लिया है। हम एक एग्जांपल को समझने जा रहे हैं, कैसे समझेंगे, समझो इधर बेटा। सपोज दैट हमने क्या किया, देयर आर द टू पर्सन्स, ये दिस इज द पर्सन 1, दिस इज द पर्सन 2। इसने 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में, दैट मींस मैं डायरेक्शन भी इधर मेंशन कर दूं, दिस इज द ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ओके, आप इस डायरेक्शन में कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 5 न्यूटन का। जो सेकंड पर्सन है ये इस डायरेक्शन में बेटा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स इसको सपोज करो बेटा ये 4 न्यूटन है और ये अप्लाई कर रहा है 3 न्यूटन। ठीक है, 4 न्यूटन है 3 न्यूटन। तो ये बताइए ये जो आपका ब्लॉक है ये फाइनली कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। तो जो टोटल फोर्स है, टोटल फोर्स उसको हम क्या कर देंगे बेटा,
ऐड कर देंगे और टोटल फोर्स जो इस बॉडी पर अप्लाई होगा या इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी 7 न्यूटन। अब यहां पर बात यह आती है कि 7 न्यूटन तो फोर्स अप्लाई हो रहा है, बट इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहां पे डायरेक्शन की बात आ गई ना, डायरेक्शन की बात। तो 4 न्यूटन 3 न्यूटन जिस डायरेक्शन में, तो उसका रिजल्टेंट भी किस डायरेक्शन में आएगा, उसी डायरेक्शन में, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां से इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट इज 7 न्यूटन, किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दैट मींस ईस्ट डायरेक्शन में अप्लाई होगा। अब यहां से बात यह आती है कि अगर आपके फोर्सेस या कोई भी क्वांटिटी अगर सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दूसरी कंडीशन, अगर यहीं पर आप कहें कि सर अगर ऐसा हो हम कंडीशंस चेंज कर दें, इधर हम आपको एक फर्स्ट पर्सन को रखें जो आपका 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑन द ईस्ट डायरेक्शन, अगर हम दूसरे पर्सन को इधर ले जाएं और ये पर्सन आपका वेस्ट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करे, कितने न्यूटन का, 3 न्यूटन का, तो अब ये बताइए ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जाहिर सी बात है बेटा, जिस डायरेक्शन में फोर्स, सपोज दैट आप ऐसा करिए, मेरा कोई एक इधर से हाथ पकड़ के खींच रहा हो, एक सिंगल पर्सन है, और एक इधर कई सारे लोग हों, 5-6 लोग हों, इधर से हाथ पकड़ के खींच रहे हो, तो ये बताइए फाइनली मैं किस डायरेक्शन में मूव करूंगा, बिकॉज इस डायरेक्शन से बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो मैं इसी डायरेक्शन में मूव करूंगा ना, बिकॉज इस डायरेक्शन से जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू बहुत कम है। तो यहाँ पे यही बात है बेटा, इधर 4 न्यूटन, इधर आपका 3 न्यूटन, तो अगर हम यहां से टोटल फोर्स की बात करें, टोटल फोर्स की बात करें तो 4 न्यूटन माइनस कितना हो जाएगा, 3 न्यूटन, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 न्यूटन। बट इन विच डायरेक्शन, तो बेटा ये 4 न्यूटन ज्यादा 3 न्यूटन कम, तो इधर आओ, ये जो आपका 3 न्यूटन है इसके इफेक्ट को क्या कर देगा, कैंसल। दैट मींस अगर ये मैं दोनों अपने हाथ इस तरीके से अगर ओपन करूं तो इधर से भी 5 न्यूटन, इधर से भी 5 न्यूटन, तो क्या मैं मूव करूंगा किसी भी डायरेक्शन पे, नो, बिकॉज दोनों साइड से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम नॉट मूव इन एनी साइड। तो यहां पर ये बात है कि 3 न्यूटन से 3 न्यूटन कैंसिल, बट 1 न्यूटन किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ऑन दिस डायरेक्शन, दैट मींस ईस्ट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, इस डायरेक्शन में, इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 न्यूटन। नहीं आई बात समझ में, आ गई बेटा, जबरदस्त। दूसरी कंडीशन कि अगर सर ऐसा करें कि तीसरी कंडीशन में अगर ये आपका फर्स्ट पर्सन है, इट इज अप्लाइंग द फोर्स 4 न्यूटन ऑन द ईस्ट डायरेक्शन, और दूसरा वाला पर्सन आपका इधर नीचे से अप्लाई कर रहा है 3 न्यूटन का फोर्स, दूसरा पर्सन। तो अब बताइए कि सर ये बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगा और इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना अप्लाई होगा, तो इसको समझते हैं। यहीं से वेक्टर अलजेब्रा समझ में आ जाएगा बेटा। सपोज दैट इधर आपका कितने न्यूटन का फोर्स है, 4 न्यूटन का, किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। अब बेटा इधर ऊपर की ओर जो डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ, तो इधर ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब यहां से हमको इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम को हम इस लाइन से इस लाइन को कनेक्ट कर देंगे एक वेक्टर के थ्रू, बिकॉज ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, ठीक है। अब यहां से होगा ये कि आपका 4 न्यूटन ये आपका बन जाएगा बेस और 3 न्यूटन आपका बन जाएगा परपेंडिकुलर। तो वी नो दैट अगर आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां से वी कैन राइट बेटा दिस इज द हाइपोटेन्यूज, तो इट स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस बेस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 16 एंड 9 क्या हो जाएगा 25, इधर अंडर रूट एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो ये आपका कितने न्यूटन का आएगा 5 न्यूटन का। अब डायरेक्शन किधर है, इधर की ओर, इस डायरेक्शन में, तो इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है ऑन दैट डायरेक्शन कितने न्यूटन का, 5 न्यूटन का। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स कितने न्यूटन का है बेटा, 5 न्यूटन का। अब डायरेक्शन इधर सुनिएगा, ये आपका कौन सी डायरेक्शन थी बेटा, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन, ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन, ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन। फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, दैट मींस इधर। तो आपका जो फोर्स लगेगा वो ईस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन, यानी एनी, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी वो क्या होगी, एनी, नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में, नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं लगेगा। तो ये कहानी है बेटा वेक्टर अलजेब्रा की। अगर इसको कोई भी क्वांटिटी अगर फॉलो करती है तो आप परफेक्टली बोल सकते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, नेक्स्ट क्वांटिटी की बात करते हैं बेटा, दैट इज द टेंसर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी,
टेंसर क्वांटिटी क्या है? ये भी बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जनरली इसको नहीं पढ़ाया जाता बिकॉज ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। टेंसर क्वांटिटी। ओके बेटा, टेंसर क्वांटिटी क्या है इसको जरा समझते हैं। एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी हम उसे कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इज नोन एज व्हाट? टेंसर क्वांटिटी। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाई? इसका रीजन ये है कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी नहीं कर पा रहे, बिकॉज इसके साथ एक रीजन है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसके पास बहुत सारी डायरेक्शन होती है, बहुत सारे मैग्नीट्यूड होते हैं, तो हमें ये कैलकुलेट करने में डिफिकल्टी आती है, हम इसको समझ नहीं पाते कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सा मैग्नीट्यूड कंसीडर करें, तो इस वजह से इसको टेंसर क्वांटिटी बना दिया गया, एक नेक्स्ट टाइप बना दिया गया, इसको क्या बोला गया? टेंसर क्वांटिटी। तो यहाँ पे पहले मेंशन करते हैं, फिर इसको समझते हैं जरा। तो क्या आप इसमें नोट्स में क्या मेंशन करेंगे? द क्वांटिटी which are not completely specified, which are not completely specified even by magnitude and direction, even by magnitude and direction, is called tensor quantity. Is called what? टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी। अब बात ये आती है कि टेंसर क्वांटिटी आपकी स्केलर क्वांटिटी भी इज आल्सो अ टाइप ऑफ टेंसर, वेक्टर इज आल्सो अ टाइप ऑफ टेंसर, बट इनमें रैंक चलता है। ये आपकी रैंक 0 की टेंसर है, रैंक 0 की, ओके, और ये आपकी रैंक 1 की टेंसर है, रैंक 1 की। अब बात ये सर रैंक वैंक क्या है, तो बेटा जब आप जाएंगे इंजीनियरिंग करने तो वहां पे आपको सोम नाम का एक पूरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा इंजीनियरिंग में, दैट इज नोन एज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। वहां पे इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन किया जाएगा, वहां पे टेंसर को बहुत डीपली समझाया गया है, ठीक है। बट यहाँ पे हम सिर्फ केवल उसका इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं कि टेंसर नाम की कोई चीज होती है फिजिक्स में, यस, बस इतना ही है, ओके। तो यहाँ पे बात समझ रहे हैं, तो इसको अगर और मेंशन करें बेटा तो requires more than one magnitude in multi-dimensional array, requires more than one magnitude in multi-dimensional array, that means बहुत सारी डायरेक्शन में बहुत सारे मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी है सर टेंसर? तो बेटा लाइक अ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम आगे आने वाले चैप्टर में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट इज द स्ट्रेस एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट? स्ट्रेन। इसको हम समझेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के छोटे छोटे टॉपिक दिए गए हैं बेटा अपने क्लास 11 के सेकंड पार्ट में, वहां पर हम इनको डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार ये क्यों टेंसर क्वांटिटी है। ये जो टेंसर क्वांटिटी है, जैसे अभी हमने पढ़ा वेक्टर रूल्स ऑफ अलजेब्रा होता है, इसको कौन फॉलो करता है? वेक्टर क्वांटिटी फॉलो करती है। इन द सेम वे जो टेंसर क्वांटिटी है, इनका अलग एक अलजेब्रा है जिसको मूर सर्कल के नेम से जानते हैं। किस सर्कल के नेम से बेटा? इनका जो अलजेब्रा है उसका नेम है बेटा मूर सर्कल, इसकी अलग अलजेब्रा है, तो वहां पे आप जाके इसको स्टडी करेंगे। तो बस यहाँ पे बस हम इतना ही स्टडी करेंगे टेंसर क्वांटिटी क्या है, दैट मींस बहुत सारी डायरेक्शन में बहुत सारे मैग्नीट्यूड, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? टेंसर बोलते हैं, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल नेचर पर, ओके। अब आगे हम डिस्कशन करेंगे, दैट इज बेटा मूव कर रहे हैं हम एक स्पेशल फैक्ट की ओर। स्पेशल फैक्ट क्या है सर? समझना चाहेंगे बेटा? यस, क्यों नहीं सर, समझना तो चाहेंगे, समझाइए। अच्छा चलो, स्पेशल फैक्ट, स्पेशल फैक्ट, स्पेशल फैक्ट क्या है?
हम बेटा जो चैप्टर स्टडी कर रहे हैं दैट इज द यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसमें हम बेसिकली फिजिक्स का इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स क्या होती हैं, फिर इनकी डायमेंशंस क्या होती हैं, एंड किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब हम मेनली स्टडी करेंगे। यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि आगे चल के जो आप नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करने वाले हैं दैट इज द मैकेनिक्स। उस मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट इज द काइनेमेटिक्स एंड अनदर इज द डायनामिक्स। बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर्स है, मजा आ जाएगा पढ़ने में बेटा। स्पेशल फैक्ट की ओर से समझते हैं, ये मैकेनिक्स से रिलेटेड है। मैकेनिक्स में बेटा जो जनरली जो फंडामेंटल क्वांटिटी सपोज की गई है वो क्या सपोज की गई है, लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ, मास एंड टाइम को क्या सपोज किया गया है बेटा, क्या सेलेक्ट किया गया है, फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। इनको मैकेनिक्स में सेलेक्ट किया गया है एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, ओके। बट इन रियलिटी इन मैकेनिक्स ये फंडामेंटल क्वांटिटी का ये सिलेक्शन कोई यूनिक नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ केवल इन्हें ही केवल फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं बोल सकते हैं, ओके। तो ये जो सिलेक्शन है, ये जो सिलेक्शन है, ये कोई यूनिक सिलेक्शन नहीं है। क्या नहीं है बेटा, यूनिक सिलेक्शन नहीं है। तो फिर सर क्या है, आप मैकेनिक्स में किसी भी थ्री क्वांटिटी को एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी जो बची हुई क्वांटिटी होगी वो एज अ डेराइव्ड क्वांटिटी स्टडी करी जाएगी। सपोज कह दो सर इसको समझाइए जरा, समझो बेटा इधर। फॉर एग्जांपल अगर आपने क्या किया, अगर आपने लेंथ एंड टाइम इसको क्या सेलेक्ट कर लिया बेटा, एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, एज अ व्हाट, फंडामेंटल क्वांटिटी। आपने मैकेनिक्स में इसको सपोज कर लिया, ओके। तो यहां से भी नो दैट बेटा स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से बेटा आप मेंशन कर सकते हैं कि बी नो दैट डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है आपकी, डिस्टेंस इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम क्या है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी। तो यहां पर जो स्पीड होगी इट विल बी व्हाट, डेराइव्ड क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, डेराइव्ड क्वांटिटी। इतनी बात क्लियर है। अगर यहीं पर हम क्या करें कि अगर हम स्पीड को सपोज कर लें व्हाट, एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो यहां से वी कैन राइट बेटा टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस अपॉन व्हाट, स्पीड। तो यहां से अब जो आपकी टाइम होगी इट विल बी व्हाट, डेराइव्ड क्वांटिटी। ये आपकी क्या हो जाएगी, डेराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको फंडामेंटल क्वांटिटी सेलेक्ट कर रहे हैं। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, दैट इज द force and acceleration are considered as a fundamental quantity, are considered as what, fundamental quantity के फॉर्म में सपोज किया गया है, ओके ओके बेटा। वी नो दैट बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहां से वी कैन मेंशन बेटा मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन, ठीक है। फोर्स इज व्हाट, फोर्स इज अ फंडामेंटल, एक्सीलरेशन इज अ फंडामेंटल। तो मास विल बी डेराइव्ड, मास आपका कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, डेराइव्ड क्वांटिटी। कैसी बेटा, डेराइव्ड। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि कोई भी सिलेक्शन जो मैकेनिक्स में अगर हम बात करें, इन मैकेनिक्स ओनली, इन मैकेनिक्स ये यूनिक नहीं है सिलेक्शन, ओके। तो ये बात क्लियर है आपको, आई होप। अब हम मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज द यूनिट, दैट इज द यूनिट, ओके। यूनिट की ओर मूव करते हैं बेटा, समझते हैं जरा यूनिट क्या है। यूनिट पहले इसकी मैं डेफिनेशन को मेंशन कर देता हूं, फिर आफ्टर दैट हम इसको डिटेल में समझते हैं। The standard amount of a physical quantity
the standard amount of physical quantity chosen to measure the physical quantity chosen measure the physical quantity of same kind of what same kind is called physical unit is called what फिजिकल यूनिट। यहां से एक बात को सब पकड़ के रखिए, दैट इज द स्टैंडर्ड अमाउंट। ओके, यूनिट क्या होता है? यूनिट, suppose that we know that the fundamental quantity like a mass, like a length, like a temperature, maybe anything, any fundamental quantity, but unit समझते हैं। suppose that आपको कोई भी क्वांटिटी को मेजर करना है, सपोज दैट ये रूम है, इस रूम की लेंथ को मेजर करना है, ठीक है? तो आप इस लेंथ को तभी मेजर कर पाएंगे जब आपके पास कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड अमाउंट होगा। दैट मींस आप इसको स्टैंडर्ड अमाउंट सपोज कर सकते हैं, सपोज दैट ये आपका एक वन क्या है, वन हैंडल है, ठीक है? आप इसको एक हैंडल सपोज कर सकते हैं, या इसको आप मार्कर सपोज करें तो ऐसा सपोज करें कि एक वन मार्कर इज द स्टैंडर्ड यूनिट टू बी मेजर्ड द लेंथ। तो आप इस रूम को जब आप मेजर करेंगे तो आप ये बोलेंगे कि ये इस स्टैंडर्ड अमाउंट की ये जो वॉल है इसकी लेंथ 10 टाइम्स है या 50 टाइम्स है या 100 टाइम्स है, ठीक है? तो तभी आप मेजर कर पाएंगे किसी भी क्वांटिटी को। जैसे आप मास है, ठीक है? तो मास को आपको मेजर करना है, कोई भी स्टोन है या कुछ भी है, किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को मेजर करना है, तो आप इसको एज अ स्टैंडर्ड अमाउंट सपोज कर सकते हैं। ऐसा सपोज करिए कि इसका जो मास है कुछ भी हो, हमने सपोज कर लिया इसका मास अगर स्टैंडर्ड यूनिट के बेसिस पर, चलो ठीक है 1 किलोग्राम है। अगर हमको किसी अनदर अमाउंट ऑफ मास को मेजर करना है, तो जब हम मेजर करेंगे तो वो मास इस स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ मास का 100 टाइम्स हो सकता है, 15 टाइम्स हो सकता है, 1000 टाइम्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड अमाउंट होना जरूरी है किसी भी क्वांटिटी का, उसको मेजर करने के लिए। तो यही स्टैंडर्ड अमाउंट फिजिक्स में एज अ यूनिट के नेम से जाना जाता है। किस नेम से बेटा? यूनिट के नेम से। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा कि यूनिट्स क्या है। ओके, अब बात करते हैं बेटा जरा सिस्टम्स ऑफ यूनिट की। सिस्टम्स ऑफ यूनिट, ये बात हम आगे चल के करेंगे, बट इस सिस्टम्स ऑफ यूनिट को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि जो स्टैंडर्ड अमाउंट जो हम कंसीडर करते हैं किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है, तो इसके साथ कुछ ना कुछ कंडीशंस वैलिड हैं। अगर वो स्टैंडर्ड अमाउंट इन कंडीशंस को फॉलो करता है तभी आप उसको सपोज कर सकते हैं, उसको कंसीडर कर सकते हैं किसी भी क्वांटिटी का स्टैंडर्ड अमाउंट, अदरवाइज नहीं कर सकते। कौन कौन सी कंडीशंस है ऐसी? कंडीशन नंबर 1, वो स्टैंडर्ड अमाउंट आपका इजिली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, इजिली एक्सेसिबल होना चाहिए, एंड साथ ही साथ में डज नॉट वेरी विद टाइम होना चाहिए, एंड साथ ही साथ में कुछ फिक्स्ड फिजिकल कंडीशंस लाइक प्रेशर एंड वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। ये कुछ कंडीशंस वैलिड है, पहले उसको जरा सपोज कर लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस है। तो यहां पर इट फॉलोज some conditions, ठीक है? कंडीशन नंबर 1, इट शुड बी easily accessible, and next one, it should be easily reproducible, and next one is the it should not vary with time, and next one is it should not follow the some fixed physical condition
some fixed physical condition, some fixed physical conditions like pressure, volume, एक्सेट्रा, इसी तरीके से। ओके, तो बात ये आती है कि कंडीशंस को क्यों वैलिड है, कंडीशंस को क्यों फॉलो करता है कोई भी स्टैंडर्ड अमाउंट। इसका रीजन है, पहला जो कंडीशंस है दैट इज द इजीली एक्सेसिबल, यानी हम इसको आसानी से हम अपनी इसकी एक्सेस बना सके। अब आप कह दो कोई भी आपने एक मास इज अ क्वांटिटी, मास का आपने कोई भी एक स्टैंडर्ड अमाउंट सपोज कर लिया, आप कोई भी उसको लेकर आए किसी भी अनदर प्लैनेट से, लाइक जुपिटर, लाइक मार्स से कोई भी एक स्टोन लेकर आ गए मास, और आपने उसको बोल दिया 1 किलोग्राम। अब आप ये बताइए कि उस 1 किलोग्राम का सेम टू सेम कोई भी अनदर स्टोन और होना चाहिए दूसरी कंट्री में ले जाने के लिए, ठीक है। तो अब क्या है कि दूसरा तो उसका कोई भी प्रोटोटाइप मौजूद नहीं है, तो इस वजह से हमारी उस पर एक्सेस नहीं है, तो हम ऐसे स्टैंडर्ड अमाउंट को अडॉप्ट नहीं करते हैं। दूसरी कंडीशन दैट इज द इजीली रिप्रोड्यूसिबल, दैट मींस अब ऐसा तो है नहीं कि किसी भी चीज को मेजर करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ केवल इंडिया में एक ही जगह मेजर कर पाए, तो आप उसको हर जगह उसको आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, यानी कि उसी सेम अमाउंट का, यानी कि सेम टू सेम, जैसे आप इसको सपोज कर रहे हैं कि ये आपका 1 किलोग्राम, तो ये 1 किलोग्राम हर जगह पहुंच जाए, रिप्रोड्यूसिबल हो। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ केवल यही केवल बन पा रहा है, बस केवल यही केवल वैलिड है, यहीं पर हम 1 किलोग्राम यानी कि इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द कंडीशन दैट इज इट शुड नॉट वेरी विद टाइम, ये आपका टाइम के साथ वैरी नहीं करना चाहिए। टाइम के साथ वैरी का मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जैसे जैसे टाइम क्या हो रहा है, पास हो रहा है, तो आज इसका दूसरा शेप है, कल को टाइम चेंज हो जाएगा तो इसका दूसरा शेप हो जाएगा, यानी इसका मास डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी ये टाइम के साथ ना डिपेंड करता हो, यानी ऑलवेज फिक्स्ड है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, दैट इज इट फिक्स्ड, कुछ ये फिजिकल कंडीशंस पे डिपेंड ना करता हो, लाइक अ प्रेशर, लाइक अ वॉल्यूम। सपोज दैट हमने क्या किया, हमने इस मार्कर को ऐसे प्रेशर प्रोवाइड करा दिया, तो अगर ये प्रेशर में डिपेंड करने लगेगा तो इसका जाहिर सी बात है इसका जो अमाउंट है वो चेंज हो जाएगा। अगर वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, वॉल्यूम कुछ भी हो, बात समझ में आ रहा है ना, वॉल्यूम कुछ भी हो उस पे भी नहीं डिपेंड करना चाहिए वो स्टैंडर्ड अमाउंट। तो दीज आर द सम कंडीशंस व्हिच आर फॉलोइंग बाय द स्टैंडर्ड अमाउंट। ओके, ये बात क्लियर है। अब हम बात करेंगे बेटा सिस्टम्स ऑफ यूनिट की, सिस्टम्स ऑफ यूनिट, systems of unit. Next topic is what beta, systems of units. Now अब बात करते हैं बेटा systems of unit की, किसकी बात करते हैं, systems of units. What is the system of unit? It is a bacha party, a complete set of units. It is a complete set of unit. It is a complete set of unit. इसका मीनिंग क्या है बेटा, कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट, कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट का सेट क्या होता है, सेट बच्चा पार्टी इज अ कलेक्शन ऑफ द थिंग्स। आपके पास रेड व्हाइट यानी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के अगर बाल है तो आप उनका कलेक्शन कर दीजिए, दैट इज नोन एज द सेट। इन द सेम वे आपके पास जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट है आप उनको क्या करिए, उनको कलेक्ट कर लीजिए, एंड दैट इज नोन एज व्हाट, a complete set of unit is known as the systems of unit. There are the mainly 3 types of system of unit. कौन सी है बेटा, 3 types. First is FPS system, FPS system, and next one is the CGS system. Next one is what, CGS system, and next one is the MKS system, MKS सिस्टम। ओके, वन बाय वन करके जरा डिस्कशन करते हैं। पहले यहाँ पे मेंशन कर दें सेट, कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट which is used to measure, which is used to measure all kind of physical quantity, all kind of fundamental and derived quantity, fundamental and derived quantity,
फंडामेंटल एंड व्हाट डेराइव्ड क्वांटिटी। इतनी बात क्लियर है आई होप। अब वन बाय वन करके डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज द एफपीएस सिस्टम, व्हाट इज द सीजीएस सिस्टम एंड नेक्स्ट वन इज द एमकेएस सिस्टम। तो व्हाट इज द एफपीएस सिस्टम? एफपीएस सिस्टम या इसी को बोलते हैं बेटा ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या बोलते हैं? ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? दैट मीन्स दैट सिस्टम ऑफ यूनिट इज डिस्कवर्ड बाय द ब्रिटिश, यानी इसको ब्रिटिश लोगों ने डिस्कवर किया। उन्होंने कहा कि अगर आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज लाइक अ मास, लाइक अ लेंथ, लाइक अ टाइम, इनको मेजर करना है, तो उन्होंने कहा कि हम अपना स्टैंडर्ड अमाउंट दे देते हैं। एंड उन्होंने जो स्टैंडर्ड अमाउंट दिए, लाइक अ मास का उन्होंने स्टैंडर्ड अमाउंट दिया, दैट इज द पाउंड। लेंथ का स्टैंडर्ड अमाउंट का फुट। उन्होंने कहा चलो ठीक है, जो मार्कर है आज से सपोज कर लो ये आपका 1 फीट का है। आपको किसी भी लेंथ को मेजर करना है, लाइक रोड की लेंथ को मेजर करना है, वॉल को मेजर करना है, वॉल की लेंथ कितनी है, तो आप ऐसा करो इसी के अकॉर्डिंग मेजर करो। तो ये जो आपकी वॉल होगी ये इसके टाइम्स, यानी इतने टाइम्स होगी, लाइक 80 टाइम्स हो सकती है, 20 टाइम्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, 100 टाइम्स हो सकती है। उन्होंने स्टैंडर्ड अमाउंट क्या बोल दिया? फीट या फुट, इसी को बोलते हैं। तो बेटा जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, लाइक अ लेंथ, like a mass and like a time, तो इन्होंने कहा लेंथ की जो यूनिट है दैट इज फुट, एंड मास की है बेटा पाउंड, एंड टाइम की क्या है? सेकेंड। टाइम की आपकी क्या है? सेकेंड है। ओके, ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी होगी। इतना बात रिमेंबर रखिए। ओके, अब यहां से ब्रिटिश लोगों ने तो ये डिस्कवर कर दिया, बट हमारी कंट्री में जब तक ब्रिटिश एम्परर रहा तो हमारी कंट्री में भी यूज किया जाता था लेंथ को। आज भी कहते हैं कि अगर आप कहीं पर किसी भी शॉप में जाएंगे क्लॉथ्स वगैरह खरीदने, तो वहां पे आप कहते हैं कि मुझे जरा 3 फीट कपड़ा दे दीजिए, 4 फीट, तो आप फीट यूज करते हैं। यानी कि जो स्टैंडर्ड अमाउंट जो यूज करते हैं लेंथ को मेजर करने का, दैट इज द फीट, एंड इट इज गिवन बाय द ब्रिटिश पीपल। तो ये बात हमें क्लियर है। तो यहां पे लिखेंगे बेटा इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, in this system of unit the length, mass and time, यहां पे लिखेंगे the unit of length, mass and time are foot, pound and second, फुट, पाउंड एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली। व्हाट बेटा? रिस्पेक्टिवली। इतनी बात क्लियर है आई होप, ये बात समझ में आ गया। अगर हम बात करें द यूनिट ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू एफपीएस सिस्टम, दैट इज पाउंडल, दैट इज नोन एज व्हाट? इसको पाउंडल बोलते हैं। आई होप आपको ये भी बात क्लियर। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि एफपीएस सिस्टम क्या है, यानी कि अलग अलग कंट्रीज, इस दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज हैं, उनका अपना अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट है। दैट मींस वो जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, लाइक अ मास, लाइक अ लेंथ, लाइक अ टाइम, इनका जो स्टैंडर्ड अमाउंट है वो डिफरेंट। जैसे ब्रिटिश सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है, ब्रिटिश लोगों के यानी जितने भी ब्रिटिश कंट्री है वहां पे एफपीएस सिस्टम यूज होता है। जो नेक्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है उसको जरा डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट बच्चा पार्टी, दैट इज सीजीएस सिस्टम। कौन सा सिस्टम? सीजीएस सिस्टम क्या है इसको भी जरा समझते हैं। व्हाट इज द सीजीएस सिस्टम? सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, या इसी को बोलते हैं बेटा फ्रेंच सिस्टम। कौन सा सिस्टम? फ्रेंच सिस्टम, बिकॉज इट इज डिस्कवर्ड बाय द फ्रांसीसी पीपल। इसको फ्रांसीसी लोगों ने डिस्कवर किया था। ओके, और फ्रांसीसी सिस्टम के अकॉर्डिंग या फ्रेंच सिस्टम के अकॉर्डिंग जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, लाइक अ लेंथ, लाइक अ मास, लाइक अ टाइम, ये जितनी भी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इन्होंने जो स्टैंडर्ड अमाउंट दिए, दैट इज द सेंटीमीटर, एंड दैट इज द ग्राम एंड सेकेंड। इन्होंने फंडामेंटल क्वांटिटी के ये स्टैंडर्ड अमाउंट सेलेक्ट किए।
कैसे किए इसको जरा समझाता हूं बेटा। सपोज दैट उन्होंने कहा ये आपका मार्कर है, ये आपका 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का है नहीं, एक्चुअल में हमने सपोज किया है 1 सेंटीमीटर का। अगर आपको कोई भी लेंथ को मेजर करना है तो आप इसके थ्रू मेजर करिए, यानी आप इसको स्टैंडर्ड अमाउंट समझ लीजिए। अब जो लेंथ होगी किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट की या कोई भी हैवी लेंथ होगी, वो इसका इतने टाइम्स होगी, 100 टाइम्स में भी, 1000 टाइम्स में भी, 10,000 टाइम्स, कुछ भी हो सकता है। तो इन्होंने सेंटीमीटर को एज अ स्टैंडर्ड अमाउंट यूज किया फॉर किसको मेजर करने के लिए, लेंथ। इन द सेम वे इन्होंने मास को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड अमाउंट सपोज किया दैट इज द ग्राम। सपोज दैट ये आपका कोई भी एक स्टोन है या कोई भी एक मेटल है, मेटल का एक पार्ट है छोटा सा, तो आप इसको बोल सकते हो ये ग्राम है। अब आपको कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट या हैवी अमाउंट ऑफ मास को मेजर करना है तो वो इसका इतने टाइम्स होगा, दैट मींस 10,000 टाइम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मास। ओके, इन द सेम वे टाइम की यूनिट जो इन्होंने कंसीडर किया दैट इज द सेकंड। तो ये बात हमें समझ में आ रही। बट यहाँ पे क्या है कि अगर आप बहुत ही हैवी अमाउंट ऑफ मास या लार्ज लेंथ को मेजर करना चाहते हैं तो आपको बहुत डिफिकल्टी आएगी, बिकॉज वी नो दैट 1 सेंटीमीटर बहुत ही एक स्मॉल लेंथ है। अगर आप बहुत सपोज दैट आप 1 किलोमीटर को मेजर करना चाहते हैं, यानी कि बहुत लंबी एक रोड है उसको मेजर करना चाहते हैं, तो आप पहले 1 सेंटीमीटर को 2 फिर 3 फिर इतने टाइम्स, यानी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपको। तो बहुत ही डिफिकल्टी आती है। इस वजह से इन सभी सिस्टम्स ऑफ यूनिट को प्रेफरेंस नहीं दिया गया, ठीक है। बट इसके अकॉर्डिंग, इस सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग, द यूनिट ऑफ फोर्स दैट इज डाइन एंड द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी, यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी दैट इज आर्म। दैट इज व्हाट बेटा, आर्म। इस बात को रिमेंबर रखिएगा। तो यहां पे मेंशन कर देंगे बेटा, यहां पे क्या मेंशन करेंगे, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, लेंथ मास एंड टाइम आर व्हाट बेटा, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ओके, तो आप इतना मेंशन कर दीजिए, दैट इज ऑल अबाउट द सीजीएस सिस्टम। अब नेक्स्ट मूव करेंगे बेटा एमकेएस सिस्टम, बिकॉज ये जो एफपीएस सिस्टम थे एंड ये जो आपका सीजीएस सिस्टम है, इससे किसी भी लार्ज अमाउंट ऑफ मास या हैवी लेंथ को मेजर करने में डिफिकल्टी आती है, देखिए, बिकॉज इनका जो स्टैंडर्ड अमाउंट है वो बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। इस वजह से हमने एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट प्रिपेयर किया, दैट इज नोन एज व्हाट, एमकेएस सिस्टम। इसको जरा समझते हैं, व्हाट इज द एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम क्या है आपका, एमकेएस सिस्टम, what is the MKS system? That means this is the unit of length, this is the unit of mass, and this is the unit of time. This is the unit of time. M means beta meter and K means kilogram and S means what, second. एस आपका क्या है, सेकेंड। आई होप आपको ये बात क्लियर है, ठीक है। एमकेएस सिस्टम, तो इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट वी कैन राइट, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम are meter, kilogram and second respectively. What बेटा, respectively। ये बात हमें क्लियर है कि what is the
एमकेएस सिस्टम क्या है? जब फेल हो गया बेटा कौन कौन से सिस्टम आपके, एफपीएस सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम, तो उसके बाद एक न्यू सिस्टम प्रिपेयर किया गया जिसका नेम है व्हाट, एमकेएस सिस्टम। ठीक है, बट यहां से क्वेश्चन अराइजेस कि सर अलग अलग कंट्री में जाएंगे तो अलग अलग सिस्टम है। जैसे अपने ही कंट्री में एक पार्ट में चले जाओ तो आपको क्लोथ, कहीं पर किसी भी दुकान में चले गए आप कपड़ा वगैरह मांगने, कपड़ा खरीदने, तो वहां पे कह रहा है कि सर आपको कितने फिट चाहिए। ठीक है, आप दिल्ली में चले गए तो वहां पे पूछ रहे हैं सर आपको कितने मीटर कपड़ा चाहिए। आप तमिलनाडु में चले गए यानी साउथ में, तो वहां पे आपसे पूछ रहे हैं कि सर इसके अकॉर्डिंग कितने कितने सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो आप हैरान हो गए कि मीटर में मेजर कर रहे हैं, इधर इधर फीट में मेजर कर रहे हैं और इधर सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं। इस वजह से क्या हुआ बेटा, आपको डिफिकल्टी आती है, आप समझ नहीं पाते, आप अंदाजा नहीं लगा पाते कि ये कितना कपड़ा होगा और आपको कितना कपड़ा लगता है शर्ट वगैरह बनवाने में या पैंट वगैरह बनवाने में। अगर हम इसको दूसरे एग्जांपल से समझें कि अगर हम जो इंटरनेशनल बिजनेस है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, सपोज दैट हमारे कंट्री में लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है, ब्रिटिश में फुट में मेजर किया जाता है। तो हमने क्या किया, हमने जो यहाँ से अपना एक चार्ट भेजा एक क्लॉथ का, वो 5 मीटर का हमने एक चार्ट भेज दिया, बट वहां पे उन्होंने फुट में मेजर किया। तो हमने जो अमाउंट बताया है उस चार्ट ऑफ क्लॉथ का जो 5 मीटर लॉन्ग है उसका हमने मीटर में मेजर करके बताया, बट उन्होंने फुट में मेजर किया। तो इससे क्या होती है कि जो आपस में जो लेन देन है इसमें डिफिकल्टी आती है। इसी वजह से सभी देशों के साइंटिस्टों ने एक मीटिंग करी स्विट्जरलैंड के एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी दैट इज नोन एज जेनेवा। जेनेवा में मीटिंग में सभी ने डिस्कशन किया और उन्होंने सभी ने ये डिसाइड किया कि हम ऐसा करें कि एक स्टैंडर्ड अमाउंट को सेलेक्ट कर लें और वही स्टैंडर्ड अमाउंट किसी भी क्वांटिटी का हर एक कंट्री के लिए लागू हो। ओके, इतनी बात क्लियर है। तो यहां से ये डिसाइड किया गया। तो इसको समझते हैं जरा, एसआई सिस्टम्स ऑफ यूनिट क्या है। एसआई सिस्टम्स ऑफ यूनिट, तो ये बेटा इंपॉर्टेंट है, एसआई सिस्टम्स ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, एसआई सिस्टम्स ऑफ यूनिट दैट मींस इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ व्हाट, यूनिट्स। ये बात क्लियर है। कहां पर मीटिंग हुई बेटा, जेनेवा में। जेनेवा ये आपकी एक कंट्री का नेम है जो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो वहां पर सभी ने डिसाइड किया कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उनका जो स्टैंडर्ड अमाउंट है उसको आप डिसाइड कर लो और वही सभी कंट्री को बता दो कि आज से ये स्टैंडर्ड अमाउंट इस क्वांटिटी के लिए आपको यूज करना है। बट हुआ क्या उस मीटिंग में कि पहले जो फंडामेंटल क्वांटिटी जिनको सेलेक्ट किया जाता था दैट इज द लेंथ, मास एंड टाइम, उन्हीं का स्टैंडर्ड अमाउंट डिफाइन किया जाता था। बट उस मीटिंग में 4 एंड एक्स्ट्रा फंडामेंटल क्वांटिटी को ऐड किया गया और उनकी स्टैंडर्ड अमाउंट को भी बताया गया। वो कौन कौन सी है इधर समझिए बेटा जरा। फर्स्ट इज लेंथ, नेक्स्ट इज द मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, temperature, amount of substance, luminous intensity। what बेटा, luminous intensity। ये बात हमें क्लियर है। ठीक है, तो ये जो आपकी 3 फंडामेंटल क्वांटिटी ये ऑलरेडी थी, बट आफ्टर द मीटिंग 4 फंडामेंटल क्वांटिटी और सपोज की गई, तो टोटल कितनी हो गई फंडामेंटल क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, 7। और लेंथ का जो स्टैंडर्ड अमाउंट इन्होंने कहा दैट इज व्हाट, दैट इज द किलोग्राम। वो आपका क्या है, किलोग्राम। सॉरी, लेंथ के लिए बेटा मीटर, लेंथ के लिए मीटर एंड मास के लिए किलोग्राम। ओके, टाइम के लिए सेकेंड and for electric current ampere and for temperature Kelvin and for amount of substance mole and for luminous intensity it is considered as candela, it is considered as candela। इतनी बात हमें क्लियर है। तो ये जो आपकी थी ये ऑलरेडी पहले से थी, 4 को और सेलेक्ट कर लिया गया और इनका भी स्टैंडर्ड अमाउंट दे दिया गया। तो अब टोटल कितनी हो गई, 7। तो
तो अब हुआ ये कि आप कहीं पर भी चले जाइए, आप यूएसए चले जाइए, आप ब्रिटेन चले जाइए, आप फ्रांस चले जाइए, आप इंडिया में किसी भी पार्ट में चले जाइए, आप अगर लेंथ को मेजर करेंगे तो किसमें, अगर कहीं पर क्लॉथ मांगेंगे किसमें मेजर करेगा, मीटर में। आप मास को अगर अगर आप किसी भी चीज को मेजर करना चाहते हैं उसके वेट के अकॉर्डिंग, तो जो मास मेजर करेगा किसके स्टैंडर्ड अमाउंट के फॉर्म में, किलोग्राम के स्टैंडर्ड अमाउंट के फॉर्म में। तो ये बात हमसे क्लियर हो गई। तो अब ये जो बिजनेस वाला सिस्टम था एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला, अब ये आसानी से हो गया। ठीक है, तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि कैसे एसआई सिस्टम बना। एसआई सिस्टम ये जेनेवा में बनाया गया, कई सारे साइंटिस्टों ने, कई सारे कंट्री के साइंटिस्टों ने मिलकर इसको प्रिपेयर किया। आज हमने डिस्कशन किया बेटा व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस ही कर लिया था, बट आज जो टॉपिक हमने डिस्कशन किया दैट इज द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल नेचर, लाइक अ रेशियो, लाइक अ वेक्टर, लाइक अ स्केलर एंड टेंसर। आफ्टर दैट हमने एक स्पेशल फैक्ट के बारे में स्टडी किया कि मैकेनिक्स में जो फंडामेंटल क्वांटिटी का जो सिलेक्शन है वो कोई यूनिक नहीं, आप किसी भी थ्री फंडामेंटल क्वांटिटी को किसी भी थ्री क्वांटिटी को एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी सपोज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमने समझा व्हाट इज द यूनिट। यूनिट इज द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड इज नोन एज व्हाट, यूनिट। फिर इसके बाद हमने समझा कि सिस्टम्स ऑफ यूनिट क्या है, इट इज अ कंप्लीट सेट्स ऑफ यूनिट, दैट मींस द कलेक्शन ऑफ यूनिट। हमने स्टडी किया कितने टाइप के सिस्टम्स ऑफ यूनिट है, दैट इज द एपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम एंड another is the MKS सिस्टम। आफ्टर दैट हमने जो वंडरफुल बात स्टडी करी दैट इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और यहीं से आप ये जो आपका इंटरनेशनल सिस्टम है यही सभी जगह एप्लीकेबल है, सभी जगह वैलिड। ये सब आपका जो एमकेएस सिस्टम है एंड सीजीएस सिस्टम है, पीएस सिस्टम, ये सब फेल हो गए। ठीक है, ये बात हमें क्लियर है। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है, गो एंड कमेंट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब, कमेंट योर प्रॉब्लम, आई विल सॉल्व योर होल प्रॉब्लम। थैंक्स अ लॉट वाचिंग फॉर दिस वीडियो टिल द एंड।